तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्यन इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए मौर्यन टाइम पे जो फार्मर्स थे वो पूरी पॉपुलेशन का सबसे बिगेस्ट क्लास था, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, प्राइमरी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व थे। और इरिगेशन, अब अगर प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर इरिगेशन का भी इम्पोर्टेंस होगा, सिंचाई का भी महत्व होगा। और सिंचाई करने के लिए क्या बनाए गए थे, डैम, वाटर रिजर्वायर बनाए गए थे, डैम बनाए गए थे। और इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था वाटर का। और इसके लिए जो राज्य था जो इनको सुविधाएं देता था, उसके लिए एक शब्द आता है सेतु बंध, और इसके लिए चार्ज लिया जाता था, यानी कि वाटर टैक्स लगा करता था, जल पे कर लगता था। इसके अलावा अगर राज्य में कुछ बाहर दूसरे राज्य से या किसी बाहर के दूसरे पश्चिमी देशों से यदि कुछ सामान आता था तो उसमें टोल टैक्स भी लगता था। जो भी ज़्यादा सामान आता था वो मुख्य तौर पे उसको इकट्ठा किया जाता था और उस पर टैक्स लिया जाता था। जितने भी उद्योग थे वो सब समूहों में बटे हुए थे और उनका जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था ज्येष्ठक। उसके लिए शब्द क्या है, ज्येष्ठक। ज्येष्ठ जैसे बड़े के लिए उपयोग किया जाता है, बड़े भाई के लिए, वैसे ही ज्येष्ठक यहाँ पे। फिर इसके बाद जो राज्य था वही ट्रेड पे नियंत्रण करता था, और जो इनका विदेशी व्यापार होता था वो लैंड और सी दोनों ही रूट से हुआ करता था। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी राज्य तभी उन्नति कर सकता है जबकि उसका ट्रेजरी जो है वो फुल हो। तो जो उसका कोष है वो पूरा भरा होना चाहिए, ये बात इसमें आती है। फिर इसके बाद जो लोग टैक्स नहीं चुका पाते थे उनके लिए ये बात आती है कि उनसे काम करा लिया जाता था, श्रम करा लिया जाता था। तो एक ये भी तरीका था टैक्स वसूल करने का कि यदि कोई कैश में नहीं दे सकता है तो फिर वो श्रम कर सकता है। उस टाइम पे जो जमीनें थी जो भूमि थी, भूमि को 3 भाग में 3 तरह से विभाजित किया गया था। एक जिसपे कि कल्टीवेशन हो रहा है, खेती की जा रही है, तो उसको तो बोल दिया कृष्ट। और जिसपे खेती नहीं की जा रही है उसको बोल दिया अकृष्ट। और जो चरने वगैरह के लिए, जानवरों के लिए उपयोग की जाती थी, पेस्चर लैंड थी, उसको बोल दिया विविध। एक तो क्या बोल दिया, कृष्ट, एक हो गया अकृष्ट और एक हो गया विविध। तो जो राजस्व का मुख्य स्रोत था वो लैंड टैक्स था। वो क्या था, लैंड टैक्स। और लैंड टैक्स जो था वो प्रोडक्शन का 1/4 से लेकर के 1/6 तक इतना लिया जाता था कि जो भी उत्पाद होगा उसका 1/4 या 1/6 भाग। अब ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, कि जो ब्राह्मण थे, जो बच्चे थे और जो हैंडीकैप पर्सन है, विकलांग है, तो विकलांग बच्चे और ब्राह्मणों से इनको छूट थी। इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। और जो राजा होता था वो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उसकी खुद की भी भूमि होती थी, तो खुद की भूमि से जो उसको आय होती थी उसको कहते थे सीता। उसे क्या कहते थे, सीता। क्या था कि पहले प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा ऐसे हुआ करते थे जिनका ये था कि हम राजा यदि उनकी सेवा करना चाहे तो राजा की सेवा को ठुकरा दिया करते थे। उनका ये कहना था कि नहीं, आपका जो धन है वो
वो आपने श्रम से नहीं कमाया है। तो आप श्रम करिए, उस धन को आप कमाइए, फिर आप उससे हमारी सेवा करिए। तो कुछ इस तरह की बातें भी प्राचीन काल में सुनने में आती हैं। तो ये इस तरह से इसको समझा जा सकता है, सीता। ठीक। अच्छा, यदि किसी ने टैक्स चोरी कर ली तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, क्योंकि लोग सत्यनिष्ठ थे। तुलनात्मक रूप से आज से अगर करें तो सत्य के लिए जो निष्ठा थी वो ऊंची थी। तो यदि किसी ने टैक्स चोरी कर ली तो ये बहुत गंभीर अपराध माना जाता था कि भाई तुमने तो राज्य के प्रति ही बहुत जो है तो अपराध किया है। और इसके लिए जो दंड दिया जाता था, कठोर दिया जाता था। सामान्य एक चोरी ये भी होती है कि किसी के घर से कुछ चुरा लिए, है ना, एक तो वो भी चोरी है, और एक टैक्स की चोरी को बहुत भयानक अपराध माना जाता था। और उस समय पे भी पैसे वगैरह उधार दिए जाते थे, प्रचलन में था ये पैसे का उधार दिया जाना। अब जो मुद्रा थी, मुद्रा के कुछ नाम हैं यहाँ पे, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे एक नाम हो गया पर्ण, एक नाम क्या है, पर्ण। एक नाम आपको याद रखना है मसीका। एक नाम क्या हो गया, पर्ण, और एक नाम क्या हो गया, मसीका। और एक नाम और आपको याद रखना है, और वो है काकनी। वो क्या है, काकनी। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, पर्ण, मसीका और काकनी। काकनी जो है, काकनी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मसीका, ये याद रखना है। अब इसके अलावा भी कुछ और नाम है, इनको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि गोल्ड में सुवर्ण शब्द आता है, सुवर्ण। पाद शब्द भी आता है, ये सिक्कों के लिए। फिर सिल्वर के लिए करशापण, ये शब्द भी आता है, करशापण। और साथ में पण, और साथ में धरण, ये हो गया। फिर इसके बाद कॉपर में मासक, काकड़ी अभी तो आया ही, तो काकनी के बाद अर्ध काकड़ी, अर्ध काकड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं ईंधन। तो हम बात कर रहे थे कुछ सिक्कों की। अब इसके बाद तो पर्ण में याद रखना है, पर्ण जो है ये हो जाएगा सिल्वर के लिए, और मसीका जो हो जाएगा ये कॉपर में। अब हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, किसकी, सौगौरा, गोरखपुर में जो है सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात की जा चुकी है कि कॉपर के प्लेट में ये जो है तो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा महास्थान भी है बांग्लादेश में, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों में ही ये बात आती है कि अकाल पड़ता था। इन दोनों से ही किसके प्रमाण मिलते हैं कि अकाल पड़ता था, और जब अकाल पड़ता था तो उस दौरान राज्य की तरफ से प्रयास किए जाते थे, उसके लिए, उससे निपटने के लिए प्रयास किए जाते थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए किस इंस्क्रिप्शन से, किस अभिलेख से ये पता चलता है कि अकाल पड़ता था और अकाल से निपटने के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सौगौरा और महास्थान। फिर ये भी आ सकता है कि भाई मैच द कॉलम, सौगौरा दे दिया, महास्थान दे दिया, और फिर डिस्ट्रिक्ट दे दिया कि अब मैच करना है उससे। तो ये भी याद रखना कि सौगौरा गोरखपुर में और महास्थान बोकारो डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उस टाइम के जो पोर्ट्स थे, तो एक नाम आपको याद रखना है भरूच, या इसको भड़ूकच भी कहते हैं, कहाँ, गुजरात में। और एक नाम याद रखना है सुपारा। तो सुपारा कहाँ है, सुपारा आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। और एक याद रखना है आपको ताम्रलिप्ति, तो ये कहाँ है, ये बंगाल में है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो अभी तक हमने इकोनॉमी में जितने भी पॉइंट देखे, एक बार फटाक से उसको देखते हैं। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें दिए हुए हैं
ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो किसान है वो सबसे बड़ा वर्ग है जनसंख्या का। फिर सिंचाई के लिए डैम बनाए गए थे, वाटर टैक्स लिया जाता था, टोल टैक्स भी लिया जाता था, ज्येष्ठक होता था जो कि इंडस्ट्री का पूरा मुखिया होता था, व्यापार राज्य के नियंत्रण में था, समुद्र और भूमि दोनों के माध्यम से विदेशी व्यापार होता था। कौटिल्य का कहना है कि कोष जो है किसी भी राज्य का फुल रहना चाहिए, तभी वो समृद्धि में आगे बढ़ सकता है। जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनसे श्रम करा लिया जाता था। कृष्ट, अकृष्ट और विविध 3 प्रकार से भूमि को विभाजित किया गया था। सबसे बड़ा जो सोर्स था, राज्य की आय का स्रोत था, वो था लैंड टैक्स, जो कि 1/4 से लेकर 1/6 तक था। ब्राह्मण, बच्चे और विकलांगों को टैक्स से छूट मिली हुई थी। राजा स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए स्वयं भी अपनी उसकी भूमि होती थी जिससे उसको कुछ इनकम होती थी, उसको सीता शब्द कहा गया है। और टैक्स चोरी करना बहुत गंभीर अपराध माना जाता था, इसके लिए गंभीर दंड होते थे। और पैसे का उधार लेन देन शुरू हो चुका था। पण और मसीका ये महत्वपूर्ण सिक्के हुआ करते थे। काकड़ी भी एक सिक्का होता था। सोहगौरा और महास्थान जो कि बोकारो में है, इन अभिलेखों से पता चलता है कि अकाल पड़ता था और उसके लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाता था। फिर 3 आपको याद रखने हैं, क्या 3 पोर्ट्स याद रखने हैं। एक तो हो गया भरूच, एक हो गया सुपारा और एक हो गया ताम्रलिप्ति। अब बात करते हैं मौर्यन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए बात की शुरुआत होती है किंग से, क्योंकि स्टेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, किंग है। तो किंग में एक शब्द आपको याद रखना है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, सेंट्रलाइज्ड था। कैसा प्रशासन था, सेंट्रलाइज्ड। तो केंद्रीयकृत प्रशासन था, यानी कि सारे जो फैसले होते थे वो एक बिंदु से आते थे, किंग से। सभी फैसले वही लेता था। ऐसा नहीं था कि जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास ये अधिकार हो कि वो अपने अनुरूप निर्णय ले सकें, ऐसा नहीं था। अब चाणक्य ने, कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया है जिसको बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग यानी कि उसने बताया है कि जो स्टेट है, राज्य जो है, उसमें 7 भाग होते हैं। 7 चीज़ें मिल जाती हैं तो स्टेट बनता है। तो 7 चीज़ें कौन सी हैं उसको देख लीजिए। तो एक हो गया राजा होना चाहिए। फिर एक हो गया सचिव, यानी आप समझ लीजिए उसके मंत्री होने चाहिए। फिर मित्र, यानी कि राजा का एक मित्र भी जरूरी है जो उस संकट में उसकी रक्षा कर सके। कोष, यानी कि उसके पास अपना कुछ उसका धन होना चाहिए, धन का एक कोष होना चाहिए जो कि कभी आपातकालीन स्थिति में काम आ सके। फिर इसके बाद किला होना चाहिए, सेना होनी चाहिए और ऑब्वियसली क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, किसी क्षेत्र में ही होंगी। तो इस प्रकार से आपको ये 7 नाम याद रखने हैं, ये 7 नाम याद रखने हैं। तो क्या क्या हो गया देखिए, एक तो राजा हो गया, फिर दूसरा अमात्य हो गया। अमात्य किसके लिए, सचिव के लिए। फिर उसके बाद मंत्री, ठीक। फिर इसके बाद कोष हो गया, कोष के बाद फिर दुर्ग हो गया, तो दुर्ग के बाद फिर क्या हो गई, सेना हो गई, और सेना के बाद फिर क्या हो गया, जनपद हो गया। तो इस तरह से आपको ये 7 जो नाम है ये याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। कौन से लोग होते थे, तो उसमें एक तो युवराज होते थे, और दूसरे उसमें पुरोहित जी हुआ करते थे, और तीसरे उसमें सेनापति, और इसके अलावा कुछ अन्य मंत्री हुआ करते थे। तो बिल्कुल इसमें वही लोग रखे गए थे जो कि बहुत भरोसे के लोग हैं मंत्रिपरिषद में। अब देखिए एक शब्द आता है तीर्थ। तो तीर्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके हेड होते हैं, तो उस प्रकार से। तो इसको देखिए, ये मूलतः हिंदी में ही, इसको अगर हम इंग्लिश में भी लिखते तो इसमें हम वर्ड जो यूज़ करते पुरोहित ही यूज़ करते, इसलिए हमने हिंदी में यहाँ पर डाल दिया है। देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो एक पुरोहित हो गया। पुरोहित क्या है, धर्माधिकारी है, प्रधानमंत्री भी इसको कहा जा सकता है। फिर इसके बाद समाहर्ता है।
अब देखिए मैं इसमें उन नामों में स्टार मार्क लगाऊंगा जिनको कि थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे राजस्व विभाग का जो प्रधान था उसका नाम समाहर्ता, तो ये थोड़ा सा समाहर्ता नाम याद आपको ध्यान रखना है स्पेशल। फिर उसके बाद जो कोषाध्यक्ष था जो ट्रेजरी थी उसका जो हेड होता था उसके लिए क्या वर्ड है, सन्निधाता, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर सेनापति, तो ये तो ठीक है, कॉमन है कि युद्ध के लिए तो सेनापति ही कॉमन होता था। फिर राजा का उत्तराधिकारी कॉमन है कि भाई युवराज ही होगा। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा, तो ये क्या है, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस होते थे उसके लिए उनको सजा देने के लिए ये न्यायाधीश हुआ करते थे, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रतिष्ठा। फिर नायक जो है सेना का संचालन कर रहा है, सेना का नेतृत्व, ये भी कॉमन वर्ड है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद कर्मांतिक, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस शब्द को। फिर उसके बाद व्यवहारिक, तो व्यवहारिक जो दीवानी मामले होते थे, सिविल कोर्ट का जो चीफ था उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया व्यवहारिक, तो इसको भी थोड़ा सा इस तरह से। फिर मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो सीधा मंत्री परिषद के अध्यक्ष को एक शब्द बोला जाएगा, तो ये बड़ा मतलब कॉमन सही है कि मंत्री परिषद अध्यक्ष यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दंडपाल, तो दंडपाल कौन है, सेना की सामग्री जुटाएगा, है ना, अपने कटप्पा मामा जैसे ये कुछ काम हो गया इनका, है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हो गया अंतपाल, अंतपाल जहाँ पे राज्य का अंत हो रहा है उस जगह पे जो उसकी रक्षा करने के लिए अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल जो मुख्य दुर्ग के का जो मैनेजमेंट देख रहा है, प्रबंधक। फिर नागरक जो है, नागरक ये नगर का प्रमुख अधिकारी हो गया, मान लीजिए कलेक्टर टाइप का हो गया। फिर इसके बाद प्रशास्ता, प्रशास्ता कौन है, ये भाई जो राजकीय कागजात वगैरह होते हैं उनको सुरक्षित रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, इस तरह से प्रशास्ता हो गया, सचिव जैसा इसका कुछ काम हो गया आज के। फिर इसके बाद दौवारिक, राजमहल की देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रशास्ता वाला भी सब ध्यान रखना है। और दुर्गपाल, अंतपाल, दंडपाल, इसमें ठीक है, इनको दिक्कत नहीं। और एक अंतर्वशिक, तो ये अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी है, इसको भी ध्यान रखना है। और आठविक जो है वो वन विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। तो इस तरह से ये आपको 18 नाम याद रखने हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता था, तीर्थ, यही है तीर्थ। एक बार फिर से फटाफट सब नाम देख लेते हैं। तो देखिए अब हम केवल उनको देखेंगे जो जिनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना था। तो एक तो समाहर्ता हो गया, ये राजस्व विभाग का प्रधान। फिर सन्निधाता हो गया, राजकीय कोषाध्यक्ष। फिर उसके बाद प्रतिष्ठा बताया था, जो क्रिमिनल ऑफेंस को देख रहा है। फिर उसके बाद कर्मांतिक बताया था, जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है। व्यवहारिक जो है ये दीवानी न्यायालय देख रहा है। और दंडपाल जो है ये सेना की सामग्री जुटा रहा है। अंतपाल सीमावर्ती के लिए और दुर्गपाल दुर्ग के लिए। नागरक नगर का प्रमुख। प्रशास्ता जो है ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ठीक से रखता है और उनको लिखता है, राज्य की जो आज्ञाएं होती हैं उसको लिखवाता है। जैसे मान लीजिए कि अशोक के अभिलेख ही हो गए तो अभिलेखों को लिपिबद्ध करवाना है, तो ये उसको देखेगा। दौवारिक राजमहल की देखरेख करेगा। अंतर्वशी क्या करेगा, अंगरक्षक वाला प्रधान अधिकारी है। और आठविक वन के लिए हो गया। तो ये हो गया, कभी कभी ये नाम आ जाते हैं कि भाई भीतरी दूत का प्रबंधक को क्या बोलते थे, दुर्गपाल बोलते थे, इस तरीके से आ जाता है कई बार। अब इसके अलावा कुछ और भी अध्यक्ष हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो ये कुल कितने हैं, ये कुल मिलाकर के 26 का नाम आता है। तो ये जो 26 है इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एक तो हो गया वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होगा उसके लिए नाम आता है पणियाध्यक्ष, पण से पणियाध्यक्ष बन गया। और आबकारी विभाग जो होता था उसके लिए सुराध्यक्ष हो गया। फिर इसके बाद बूचड़ खाना होता था जो, उसका अध्यक्ष सूनाध्यक्ष नाम आता है उसके लिए। गणिकाओं का जो अध्यक्ष गणिका अध्यक्ष। फिर कृषि विभाग का जो अध्यक्ष सीता हमने बोला ना कि जो राजा स्वयं की भूमि से जो इनकम होती थी उसको सीता बोला जाता था, तो कृषि का जो अध्यक्ष होगा उसको सीताध्यक्ष बोल देंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। खान विभाग के लिए, माइनिंग वगैरह के लिए जो अध्यक्ष होता है उसके लिए अकराध्यक्ष हो गया।
और कोषागार का जो अध्यक्ष होगा कोषागार अध्यक्ष हो गया। वनों के लिए कुप्याध्यक्ष हो गया। आयुधकार का यानी कि वही आर्म्स एमुनेशन जो है तो आयुधागार अध्यक्ष हो गया। व्यापार वाले के लिए शुल्काध्यक्ष हो गया। कताई बुनाई विभाग के लिए सूत्राध्यक्ष हो गया। ये नाम थोड़ा सा अलग सा है। इसके बाद धातु विभाग के लिए लोहाध्यक्ष, लोहा नाम से लोहा अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं इसमें। छापे खाने का अध्यक्ष जो है लक्षणाध्यक्ष है ना। और पशुधन के लिए गौ अध्यक्ष, ठीक है। और चरवाहों के लिए विविध उस भूमि का बोला जाता था ना, चरवाहे वाली भूमि को, तो वहीं से विविधाध्यक्ष, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और पासपोर्ट भी बनवा दिया करते थे, तो पासपोर्ट के लिए मुद्राध्यक्ष हो गया, ठीक है। काफ़ी एडवांस सोसाइटी थी भाई, है ना। और जहाज रानी जो है उसका जो विभाग होता था नवाध्यक्ष है, नेवल जो आर्मी वगैरह का जो पार्ट होगा। और इसके बाद फिर बंदरगाह के लिए पत्तनाध्यक्ष, तो पत्तन ही बोला जाता बंदरगाह को, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारिक मार्ग का जो अध्यक्ष होगा उसके लिए संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग के लिए। और धार्मिक संस्थाओं का भी अध्यक्ष बनाया गया देवताध्यक्ष, ठीक है भाई, देवताध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं इसमें ज़्यादा। माप तौल के लिए पौताध्यक्ष, ठीक। और इसके अलावा जो दूरी और समय से संबंधित साधन होते थे उनको नियंत्रित करने वाला मान्याध्यक्ष हो गया, मान लीजिए मानाध्यक्ष। फिर इसके बाद घोड़े वाले के लिए अश्व, तो घोड़े के लिए अश्व ही बोलते हैं। हाथी के लिए हस्ते बोलते हैं, ठीक है। सोने के लिए सुवर्ण बोलते हैं। महालेखाकार, भाई इसको ध्यान रखना, अक्षपटलाध्यक्ष, है ना। यही है जो लिखवा रहे होंगे इंस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये है भाई साहब कुछ संस्कृत निष्ठ नाम। इन संस्कृत निष्ठ नामों को एक बार नज़र दौड़ा ली जाए दोबारा से। तो क्या बोला हमने, वाणिज्य के लिए पणियाध्यक्ष, आबकारी के लिए सुराध्यक्ष, बूचड़ खाने के लिए सोनाध्यक्ष, और सीताध्यक्ष कृषि वाला हो गया। खान के लिए माइनिंग के लिए अकराध्यक्ष हो गया। वन वाला हो गया कुप्याध्यक्ष, और कताई बुनाई के लिए सूत्राध्यक्ष, और छापे खाने के लिए लक्षणाध्यक्ष। इसके बाद पासपोर्ट के लिए मुद्राध्यक्ष, जहाज रानी के लिए नवाध्यक्ष। ऐसा लग रहा है जैसे हवन किया जा रहा है, स्वाहा स्वाहा बोला जा रहा हो। व्यापारिक मार्ग के लिए संस्थाध्यक्ष। इसके बाद धार्मिक संस्थाओं के लिए देवताध्यक्ष, मापतौल के लिए पौत्राध्यक्ष, दूरी समय से मानाध्यक्ष, और महालेखाकार के लिए अक्षपटलाध्यक्ष। तो भाई ये हो गए जीव को मरोड़ देने वाले कुछ नाम। बोलते बोलते इसमें ऐसा लग रहा कि संस्कृत अच्छी हो गई जैसे। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। इम्पॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, जो मौर्य एम्पायर था उसको उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंस में। उसको प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। तो कितने प्रोविंस थे, 5 कौन कौन से, देखिए। एक तो हो गया उत्तर पथ, और इसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला, पाकिस्तान वाला इलाका। फिर एक बीच वाला हो गया अवंती, इसका कैपिटल क्या है, उज्जैन, मध्य प्रदेश वाला इलाका। फिर एक दक्षिण पथ हो गया साउथ इंडिया, स्वर्णगिरी। फिर इसके बाद एक पूर्व की तरफ देख लेते हैं, तो कलिंग हो गया, और इसकी कैपिटल हो जाएगी वैशाली। और एक प्राची, मेन जो कहना चाहिए कि सेंटर, तो इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। तो इस तरीके से आपको 5 नाम याद रखने हैं। 5 नाम कौन कौन से, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, स्वर्णगिरी हो गया, वैशाली हो गया, और पाटलिपुत्र। ये आपको नाम याद रखने हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविंस होता था वो सीधे किसको दिया जाता था, कुमार को। जैसे कि उज्जैन दिया गया था, अशोक को दिया गया था, तक्षशिला सुसीम को दिया गया था, हालांकि बाद में फिर तक्षशिला में अशोक को भेजा गया। तो ये है। अच्छा, अब जो प्रांत हैं यानी प्रोविंस, उनको भी आगे डिवाइड किया गया है किसमें, जिलों में, ठीक है भाई। और फिर जिलों को भी और डिवाइड किया गया किसमें, गाँवों में, ठीक। तो कहना चाहिए कि सबसे जो छोटी यूनिट थी वो क्या थी, विलेज थी। तो यहाँ देखिए, विलेज का जो हेड होगा उसको ग्रामिक बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 10 गांव मिला करके जो यूनिट बनती थी उसको संग्रहण बोलते थे। संग्रहण के लिए गोपा हुआ करता था। और उसके बाद फिर जिला बन जाएगा, उसके लिए आहार या
विषय, तो आहार या विषय का जो हेड होता था उसके लिए प्रादेशिक शब्द आता है। एक नाम और आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है उसके लिए तो प्रादेशिक, और जो लैंड रेवेन्यू देख रहा है उसके लिए राजुक। राजुक, ठीक है भाई। तो राजुक नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसका उल्लेख अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी आता है। तो प्रादेशिक और राजुक हो, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे मिला करके बन जाएगा प्रोविंस। चक्र, तो चक्र के लिए क्या है, उसके लिए कुमार या फिर राष्ट्रपाल। कुमार या फिर राष्ट्रपाल, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। और स्थानिक हो गया, जो ग्रुप ऑफ विलेज होते थे उनको देखने वाले को स्थानिक भी कहा जाता था। और ये किसकी हेल्प करता था, गोपा की हेल्प करता था इसके लिए। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें ये बात आती है कि भाई सौराष्ट्र जो प्रांत था उसके लिए पुष्यगुप्त को बनाया गया था, अधिकारी गवर्नर बनाया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। और इसी तरह से यवन किंग एक हुआ था, तुषास्प, तो ये किसके टाइम पे था, अशोक के टाइम पे। तो ये नाम पहले भी आ चुके हैं, हमने जब इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट देखा था तो वहाँ पे ये नाम आए थे। अब बात करते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य ने पूरा अर्थशास्त्र में इसको अच्छे से इसका विवरण दिया हुआ है। उसने पूरा का पूरा एक चैप्टर डिवोट किया है किसके लिए, रूल्स ऑफ नगरक, यानी कि सिटी सुप्रिटेंडेंट, यानी कि आज के टाइम पे इसको एसपी जैसे मान सकते हैं। तो इसका मेन जो काम था वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था इसका। और उस टाइम पे जो पाटलिपुत्र सिटी थी वो एक मॉडल हुआ करती थी मौर्यन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसके जैसे बाकी जो सिटीज थी उनको भी चलाया जाना था। अब मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज का कहना है कि जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक काउंसिल देखती थी जिसमें कि 30 लोग हुआ करते थे। और ये जो 30 लोग थे ये इनका 5-5 मेंबर का बोर्ड हुआ करता था, 5-5 मेंबर का बोर्ड हुआ करता था। और कितने बोर्ड थे वो देख लेते हैं जरा। तो देखिए 6 बोर्ड यहाँ बनाए गए हैं, सब में 5 मेंबर हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो एक था बोर्ड, कौन सा था, इंडस्ट्रियल आर्ट देखता था, शिल्पकला वगैरह का काम। फिर एक था जो इंटरटेनमेंट फॉरेनर्स का करना है, उनको वेलकम करना है, उनको ठहराना है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, ये सब विदेश समिति देखती थी। फिर एक है जो समय समय पे कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितने लोग मृत्यु का शिकार हो गए, ये सब काम देखती थी जनसंख्या समिति। फिर इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, उद्योग व्यापार देखने के लिए भी एक अलग से बोर्ड था। फिर पब्लिक सेल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए वस्तु निरीक्षक समिति एक बनाई गई थी। और एक कर के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए और जो चीज़ें बिकी हैं उनके लिए कर निरीक्षक समिति होती थी। तो अब एक बार इनमें देखिए कौन कौन से हैं। तो एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया आर्ट वाला, इंडस्ट्रियल आर्ट वाला, ठीक है ना। एक विदेश वाला हो गया, एक जनसंख्या वाला हो गया, एक उद्योग व्यापार हो गया, और फिर एक हो गया वस्तु निरीक्षक, फिर एक हो गया कर निरीक्षक। तो इस तरीके से ये आपको 6 जो बोर्ड के नाम हैं ये याद रखने। अब बात करें आर्मी की, तो आर्मी के बारे में भी मेगास्थनीज ने बताया हुआ है। और ये तो साफ बात है कि इतना बड़ा एम्पायर था तो आर्मी भी बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेड होगी, बहुत बड़ी आर्मी भी होगी। नेवी भी होगी इनके पास, समुद्री सेना भी होगी। तो इसमें भी 30 ऑफिसर जो हैं वो 6 कमेटी में डिवाइड किए गए थे, यानी हर कमेटी में कितने कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। तो अब ये किस तरह से था इसको देख लेते हैं। तो एक 5 लोग थे जो किसका काम देखते थे, पैदल सेना का काम संभाला करते थे, इन्फेंट्री। और 5 अधिकारी थे जो किसके लिए थे, कैवलरी के लिए थे, अश्वसेना के लिए थे। 5 अधिकारी थे जो एलिफेंट वाली जो आर्मी होती थी उसके लिए। 5 और अधिकारी हो गए किसके लिए, चैरियट वाली जो आर्मी होगी। हाँ,
और नेवल डिपार्टमेंट देखने के लिए 5 अधिकारी हो गए और ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए 5 अधिकारी हो गए। तो इस तरह से ये 6 पार्ट हो गए आर्मी के, उनको देखने के लिए पूरा 30 लोग का ग्रुप हुआ करता था। तो मौर्यन टाइम पे 2 प्रकार के गूढ़ पुरुष यानी कि डिटेक्टिव हुआ करते थे। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे रॉ हो गया तो सीबीआई हो गया, उस तरीके से। तो 2 तरह के गुप्तचर हुआ करते थे। तो एक था संस्थान यानी कि स्टेशनरी, और एक था संचारी यानी कि जो घूमता रहेगा। एक वो जासूस जो कि एक ही जगह पे एक ही स्थान पे रहता है, और एक वो जासूस जो कि घूमता रहता है। तो घूमते रहने वाले को आज के टाइम के रॉ के जैसे आप मान लीजिए, और जो स्टेशनरी वाला है इसको मान लीजिए कि आईबी जैसा हो गया कुछ, या सीबीआई जैसा मान लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं सोसाइटी और कल्चर के बारे में।